गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विजेंद्र सिंह परमार एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सत्यादि शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब वाले दोस्तों और ऐप वाले सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फटाफट से ज्वाइन कर लें यूट्यूब पर भी। काफ़ी समय बाद एक बार फिर से यूट्यूब पे ये क्लास रखी है। हाँ, गुड मॉर्निंग भारती जी। गुड मॉर्निंग। आज हम सॉल्व करेंगे। यूट्यूब वालों को बता देता हूं मैं कि MPLRC की क्लास हमारी चल रही है कंटिन्यू एप्लीकेशन पर। तो उसमें क्या है कि ये सिस्टम ये रखा है कि मंडे टू फ्राइडे जो भी पढ़ाते हैं उसका सैटरडे को टेस्ट रखते हैं। ठीक है, जितना पढ़ा है उसके MCQ सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। लेकिन अभी क्या हुआ, सैटरडे को टेस्ट हो नहीं पाया तो वो MCQ वाला टेस्ट आज रहेगा। तो आप लोग भी कोशिश करें सॉल्व करने की। ठीक है, गुड मॉर्निंग सौरभ जी। गुड मॉर्निंग आर्मी लवर्स जी। हम्म, चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट से ज्वाइन कर दें। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी लीगल फील्ड से रिलेटेड हैं, उनको आप शेयर करें। ठीक है। महिला सुपरवाइजर की क्लास कब लगाते हैं, इसके लिए आपको जो है जो नंबर है सत्यादि शर्मा क्लासेस का वहां कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करता हूं मैं। भारती जी आंसर करने के लिए रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेक्टर से अभिप्रेत है। सेक्टर क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस माइंड में आपके होना चाहिए कि जो सेक्टर वर्ड है ये ग्रामीण एरिया के लिए यूज होता है या शहरी एरिया के लिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो MPLR से नहीं पढ़ी है वो भी पता है, उनको भी पता है। गुड मॉर्निंग बागेश्वर जी, है ना। जिनने नहीं पढ़ी है उनको भी पता है कभी सेक्टर कहाँ यूज होता है। कभी गांव में आपने सेक्टर सुना है क्या? सेक्टर वर्ड आप हमेशा शहरी एरिया में सुनते हैं। तो बताइए भाई क्या है सेक्टर? सेक्टर से विपरीत है नगरेतर क्षेत्र में की भूमि, मतलब ऐसी लैंड विच इज सिचुएटेड इन नगरेतर नॉन अर्बन एरिया। ठीक है, और नगरी क्षेत्र में की भूमि मतलब अर्बन एरिया में। या उपरोक्त दोनों ही सही है, या दोनों में सेक्टर होता है, या दोनों में से एक भी सही नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बताएं फटाफट कौन सा ऑप्शन सही है। ये जो वर्ड है सेक्टर, भारती जी वेट कर रहा हूं मैं आंसर का। आंसर करिए एप्लीकेशन वाले जल्दी से, जो एप्लीकेशन पर जुड़े हैं वो लोग। नमस्ते संजू जी, आंसर करिए कौन से एरिया में होता है ये सेक्टर जो है। यूट्यूब वाले भी, आपने अगर LRC पढ़ा है तो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है संजू जी, बी बी, वेरी गुड वेरी गुड, बी। ठीक है, तो ये क्लियर सा है, बहुत ही सिंपल सा था, है ना। क्या है कि सेक्टर से विपरीत है कोई भी ऐसी भूमि, कोई भी ऐसी लैंड विच इज सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, जो कि शहरी एरिया में स्थित है। कौन सी भूमि है? जो कि शहरी एरिया में, जो शहरी एरिया में होती है वहीं पे सेक्टर जो है शहरी एरिया में होता है, ये गांव में नहीं हो सकता। ठीक है, कभी आपने गांव में सेक्टर वर्ड नहीं सुना होगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं मैं। अब इसका आंसर बताइएगा बहुत दिमाग से। सेवा भूमि, ये एक वर्ड है सेवा भूमि, सर्विस लैंड जिसको बोलते हैं। सेवा भूमि को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? बताइए। सेवा भूमि जो है सर्विस लैंड है, उसको मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता MPLRC के किस सेक्शन में परिभाषित किया गया? धारा 2 की उपधारा 1 के क्लॉज V के 1 में, धारा 2 की उपधारा 1 के क्लॉज V के 2 में, धारा 2 की उपधारा 1 के क्लॉज Z के 1 में, या Z के 2 में? बताइए, इसका आंसर करिए फटाफट। राम अवतार जी वेरी गुड, वी वेरी गुड। अब इसका भी आंसर करिए, दैट्स गुड। इसका भी आंसर करें फटाफट से, एप्लीकेशन और यूट्यूब वाले दोनों ही लोग फटाफट से आंसर करें इसका। संतोष गोस्वामी जी आपका आंसर भी आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, गुड मॉर्निंग रीनू जी। मैं क्या कह रहा हूं आपको, थोड़ा सा ये कोशिश भी किया करिए उस दिन जो मैंने बताया था संतोष जी, है ना। जैसे क्योंकि एप्लीकेशन पर थोड़ा कमेंट लेट आता है, तो 2 का भी है ना, या 3 का भी है, कौन से का बता रहे हो ये क्लियर करते चलो, फटाफट से आंसर कर दो।
ठीक है, 21v1, 21v2, 21z1, 21z2। और ये आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपने एमपीएलआरसी को पढ़ा है और उसके डेफिनेशन क्लॉज के इंपॉर्टेंट इंडेक्स को आपने याद किया है, और जो कि आपको करना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल आया है और फिर से आ सकता है। संजू जी आप आंसर कर रहे हैं सी, जो कि आंसर सही नहीं है। सी आंसर सही नहीं है। और आंसर करिए बाकी लोग, करें बाकी लोग आंसर। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, या डी ऑप्शन सही है? 21v1, 21v2, 21z1, 21z2, बताइए। संतोष गोस्वामी 2b, हाँ 2b हो गया। अच्छा 2b किसी का आंसर किया, वेरी गुड वेरी गुड। भारती जी वेयर आर यू, आंसर करिए फटाफट, बाकी के लोग आंसर करें फटाफट से। वेरी गुड, बी, बी इज अ करेक्ट आंसर। भूमि, सेवा भूमि, सर्विस लैंड जो है परिभाषित की गई है धारा 2 की उपधारा 1 के खंड बी के उपखंड जो उप सब क्लॉज जो है उसके 2 में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है 21v2। ये सारे वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि मेंस में प्रीलिम्स एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। और ये कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन जो है कट कॉपी पेस्ट वाले नहीं है। एक एक क्वेश्चन में वेरेट से बैठ के बनवाता हूं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ये बनवाया गया है टाइप करके, ठीक है। तो इसमें एक भी कट कॉपी पेस्ट वाला नहीं है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे बेरेक्ट में से छान के निकाले गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्लियर है? 2 का भी इज करेक्ट आंसर, गुड, ठीक है। भू राजस्व को परिभाषित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वो आता है भू राजस्व। एक वर्ड है जो कि हमारे एक्ट का भी नाम है। एक्चुअली ये क्या, अभी तक इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया था, है ना। अभी तक इस वर्ड को क्या है, डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन 2018 में जब अमेंडमेंट हुए, बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ एमपीएलआरसी में, तो वहां से क्या है, इस वर्ड को डिफाइन किया गया है कि भाई इसकी जरूरत पड़ी कि भाई मेन तो एक्ट का नाम ही क्या है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, और भू राजस्व को इन्हें डिफाइन नहीं कर रखा था। तो अभी इन्हें भू राजस्व को डिफाइन कर दिया है। तो बस आपको इतना बताना है कि कहां डिफाइन किया गया है। धारा 2 की उपधारा 1 के M1 में दो, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना, 2-1 है ना, ये गलत है ना, ये सब जगह 1 ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको मैं ब्लैक से कर देता हूं तो थोड़ा सा इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। बताइए आंसर, ये 1 है सब जगह, बताइए। 2-1 के M1 में, 2-1 के M2 में, 2-1 के M1 में, 2-1 के M2 में, या फिर 2-1 के M3 में, या 2-1 के 2-1 के M4 में, कहां डिफाइन किया गया है बताइए, इसका आंसर करिए। धारा 2 की, रीनू जी का आंसर आया है 3 का ए, ओके। राम अवतार जी का भी आया है ए। बाकी लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। भारती जी, कोहली जी, बताइए फटाफट आंसर करिए, ठीक है। और बाकी लोग यूट्यूब वालों को मैं बता देना चाहता हूँ, एप्लीकेशन वाले तो हमारे यहाँ ऐड है ही हैं। जब तक ये इसका आंसर कर रहे हो आप, तब तक कि हमारे यहाँ ये रेगुलर क्लास चल रही है सिविल जज की, आपको पता ही होगा सत्याजी शर्मा क्लासेस पे रेगुलर क्लास स्टार्ट हो चुकी है सिविल जज की। एमपीएलआरसी एमपी अकोमोडेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आप लोग चाहें डेमो देखना चाहें तो सर, है ना, तो आप देख सकते हैं। एमपीएलआरसी की क्लास रेगुलर चल रही है, जो कि ऑलमोस्ट कुछ समय में खत्म होने वाली है, ठीक है। तो क्या होता है, बीच सब्जेक्ट्स में से हम ज्वाइन करते हैं, थोड़ा समझ नहीं आता, तो आप लोग अगर चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच सत्याजी शर्मा क्लासेस पे चल रहे हैं सिविल जज के, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। राकेश जी गुड मॉर्निंग, है ना, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में, अफोर्डेबल फीस हमने रखी है सिविल जज की। ऑनलाइन की आपको बता दूं, ऑनलाइन की फीस ये है, जिसपे अगर आप ये परमार सर
20 ऐसे ही लिखना है, बिना स्पेस दिए कैपिटल लेटर में लिखना है। जब भी आप अगर एप्लीकेशन सत्याजी शर्मा क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वहां पे आप जो है सिविल जज के कोर्स में जाते हैं, तो वहां पे सिविल इस कोर्स की ऑनलाइन जो कोर्स है उसकी फीस 1999 रुपए आपको शो होती है। लेकिन जैसे ही आप बाय नाउ करते हो, जैसे ही आप उस कोर्स को खरीदना चाहते हो, तो वहां पे एक अप्लाई कूपन कोड अप्लाई का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आप कूपन कोड, ये वाला कूपन कोड अगर अप्लाई आप कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ये जो अमाउंट है ना, इस पर 20% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। यानी आपको ये 12 महीने का 12 मंथ का कोर्स, जो 12 मंथ के आप तो मान के चलो आपके एमपी के 12 सब्जेक्ट पूरे कराए जाएंगे, अगर 12 मंथ से ज्यादा लग रहा है तब भी होगा, ठीक है। तो ये जो है 1999 का कोर्स आपको मात्र 1600 रुपए में ही मिल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन में। ठीक है, पढ़ाने का तरीका आप देख सकते हैं, है ना, कैसे पढ़ा रहे हैं। और आप यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक दो एलआरसी की क्लास भी अवेलेबल है, और एमपी कंडीशन तो पूरा अवेलेबल है। तो आप ये देख सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को, और जो निकल गया उसके लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, उसके लिए आप चिंता ना करें। और ऑफलाइन जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि इंदौर में ही रहते हैं, तो उनको मैं ऑफलाइन सजेस्ट करूंगा। तो ऑफलाइन भी हमारे यहाँ क्लास चल रही है, ठीक है, ऑफलाइन की फीस अलग है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। तो आप लोगों ने आंसर किया है 3 का ए, 3 का ए आंसर किया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 का ए जो आपने आंसर किया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व मंडल का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा। भाई राजस्व मंडल होता है रेवेन्यू बोर्ड, किन किन लोगों से मिलकर बनता है, कौन कौन होता है उसमें? एक अध्यक्ष और 2 या 2 से अधिक सदस्य, अध्यक्ष एक या एक से अधिक सदस्य, अध्यक्ष व 3 या 3 से अधिक सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ फटाफट आंसर करो। राजस्व मंडल में एक अध्यक्ष होता है, ये तो कॉमन है। सदस्य कितने होते हैं? 2 या 2 से अधिक, एक या एक से अधिक, 3 या 3 से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ऑप्शन भी सही नहीं है। बताओ भाई, ये जो राजस्व मंडल है, ये किन से मिलकर बनता है? इसका आंसर कर दो फटाफट से, बोलो। इसका आंसर बताइए, कितने होते हैं राजस्व मंडल में, जो है कितने उसमें वो होते हैं, बताओ फटाफट, आई एम वेटिंग। राजस्व मंडल में एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, और सदस्य कितने हैं? 2 या 2 से अधिक, एक या एक से अधिक, 3 या 3 से अधिक, या एक भी सही ऑप्शन नहीं है इसमें। बताइए, पढ़ा होगा आपने ये, है ना, बिल्कुल पढ़ा होगा शुरुआत में ही। 2 1 भी ठीक है। इसका आंसर बताइए, राजस्व मंडल का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा। 4 का संजू करवाली ने आंसर किया है ए, वेरी गुड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है ना। राजस्व मंडल में कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष होगा, और कम से कम 2 या 2 से अधिक, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रत्येक पक्षकार को संपूर्ण प्रकरण की सुनवाई के दौरान कुल कितने स्थगन, एडजर्नमेंट की बात करता है, ठीक है। पूरी सुनवाई के दौरान प्रत्येक पक्षकार को कितने स्थगन दिए जा सकते हैं? एडजर्न मतलब एक किसी भी कार्रवाई को एक पक्षकार एडजर्न कराना चाहता तो कितनी बार करा सकता है? गुड मॉर्निंग बबलू जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए, अगर जो है कोई भी पक्षकार जो है क्या कर सकता है, अपनी कार्रवाई को स्थगन कराना चाहता है, तो पूरी सुनवाई के दौरान में एक पक्षकार को कितने स्थगन दी, स्थगन जानते हैं ना, वो सनी देओल का डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बस वही वाला। वो तारीख पे तारीख जो मिलती है ना, तो कहता है 3 बार मिलेगी एक पक्षकार को, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी पूरी सुनवाई के दौरान। तो 3, अरे आंसर तो मैंने ही बता दिया, अब क्या है, ठीक है। 3 से अनधिक, 2 से अनधिक, 5 से अनधिक, 4 से अनधिक, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 3 से अनधिक। फिर डायलॉग के चक्कर में मेरे मुंह से निकल गया आंसर, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। 3 से अनधिक क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है? एक बार में एक पक्षकार को सिर्फ 3 बार स्थगन दिया जा सकता है, एडजर्नमेंट दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। समझ रहे हैं आप? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, हाँ, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी घोषणा मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। एक नए बैच की शुरुआत, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप में से कुछ लोगों ने दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आपके जो भी कोई पहचान वाले, कोई करीबी हो, जो
जिनके लिए ये बैच काम का हो सकता है उनको आप ये सूचना दे सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा, अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है, प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ है। उसमें क्या है कि काफी लोग जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों के पास कुछ क्वेरीज आ रही थी कि सर छत्तीसगढ़ का जो है मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, हालांकि प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी आया नहीं है, जल्दी आने वाला है, कभी भी आ सकता है। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर ये छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मैं तो श्योर हूं कि मेरा हो ही जाना है। तो ऐसे लोग एक महीने, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक महीना ऑलरेडी वेस्ट हो गया, तो अब क्यों ना स्टार्ट की जाए तैयारी। तो ऐसे लोगों के लिए हम जल्दी ही, आपको डेट जो है जल्दी मिल जाएगी, हम एक बैच अनाउंस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बैच की हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, छत्तीसगढ़ सिविल जज मेंस ऑफलाइन टारगेट बैच। ये बैच सिर्फ ऑफलाइन रहेगा और ये टारगेट बैच रहेगा। तो इसको जो भी ज्वाइन करना चाहें जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच में। देखो छत्तीसगढ़ में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं अगर नहीं पता हो तो। प्रीलिम्स में भी जैसे क्या होता है, एमपी में से मेंस में 4 पेपर होते हैं 100 नंबर के, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो सिंपल सा फंडा है, 100 नंबर का सिर्फ एक पेपर होता है छत्तीसगढ़ के मेन एग्जाम में, जिसमें 40-40 नंबर के 2 जजमेंट आते हैं। 40 नंबर का सिविल का जजमेंट, 40 नंबर का क्रिमिनल का जजमेंट, और 10-10 नंबर के आते हैं ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। मात्र 100 नंबर का पेपर होता है, जो इकलौता पेपर आपको जज बना सकता है, इंटरव्यू के स्टेज तक आपको ले जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने छत्तीसगढ़ दिया है और जो श्योर हैं, जो लगता है कि मैं बाउंड्री पे हूं और मुझे पूरी संभावना है कि मेरा निकल जाएगा, फ्रेंड्स, उनके लिए ये बैच हम स्टार्ट करने हैं। इसमें आपको छत्तीसगढ़ में सिविल और क्रिमिनल के दोनों जजमेंट, जो 80 नंबर का आपका जो पोर्शन है, वो पूरा का पूरा जजमेंट राइटिंग आपको बहुत अच्छे से सिखवाई जाएगी, करवाई जाएगी। ठीक है, टारगेट बैच है, ऑफलाइन बैच है, और जल्दी इसकी डेट अनाउंस होने वाली है। इसके रिगार्डिंग अगर जो भी, अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे जो है कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप जो है हमसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास शुरुआत में इसके दिख जाएगा आपको नंबर यहाँ का, सत्याजी शर्मा, गूगल पे करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो सत्याजी शर्मा क्लासेस का आपको यहाँ पे इस वीडियो के नीचे भी दिख जाएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट में सेक्शन आप देखोगे ना, डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से कॉन्टैक्ट करके आपको पूरी जानकारी ले सकते हैं इसकी, फीस क्या रहेगी, है ना, कब से स्टार्ट हो रहा है। जल्दी, अभी डेट फिक्स नहीं की है, पर बहुत जल्दी हम 1-2 दिन में इसकी डेट फिक्स करने वाले हैं। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहें, आपके जो भी नियर डियर अगर करना चाहें, तो इसमें 2 दिन की डेमो क्लास फ्री रहेगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगी, 2 दिन आप देख सकते हैं कि जजमेंट कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो वापस से अपन आ जाते हैं, अपना जो सिलसिला चल रहा था उसमें एमसीक्यूज का। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की किस धारा के अंतर्गत व्यपवर्तन, इसको बोलते हैं डायवर्सन, की प्रक्रिया उपबंधित की? बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन लोगों ने, क्या कह रहे हैं सर जी यूट्यूब में नहीं रहेगा? क्या नहीं रहेगा यूट्यूब में? ये छत्तीसगढ़ वाला नहीं, ये यूट्यूब में नहीं रहेगा, ये ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई बताओ, डायवर्सन की प्रक्रिया कहां है? ये सारे क्वेश्चन पता है, मैंने टाइप करवाए हैं, खुद से बनाए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेगा नहीं कहीं। बताओ, ये बताओ, ये जो है डायवर्सन की जो प्रक्रिया उपबंधित की गई है, ये कहां पे है? धारा 59 में है, धारा 59 में है, 60 में दी गई है, 172 में दी गई, 165 में दी गई। ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिखा था क्योंकि बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन है। जिन लोगों ने एलआरसी अगर नई नहीं पढ़ी है, जिन लोगों ने एलआरसी अभी पढ़ी है, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जिनने अगर पुरानी एलआरसी पढ़ी 18 से अमेंडमेंट में, तो उनको बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। बताओ क्या है इसका सही आंसर? व्यपवर्तन की प्रक्रिया। डाइवर्सन तो जानते हैं ना आप क्या होता है? डाइवर्सन तो जानते हो ना आप क्या होता है? फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आपकी भूमि, आपकी लैंड पर खेती किया करते थे आप क्या करते थे? खेती किया करते थे। ठीक है, अब आपका मूड बदल गया, भाई मैं तो यहाँ पे एक व्यापार लगाना चाहता हूँ, इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो लैंड थी उसको आप व्यापारिक भूमि में, इंडस्ट्रियल लैंड में आप उसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सन। आपको डाइवर्सन करवाना पड़ता है, व्यपवर्तन। ये क्यों करवाना पड़ता है? क्योंकि देखो, जो भू राजस्व लगता है, वो लैंड रेवेन्यू लगता है, वो कैसे लगता है? भूमि के पर्पज के हिसाब से, किस पर्पज के लिए यूज हो रही है। अगर स्कूल शैक्षणिक पर्पज के लिए, चैरिटेबल, तो भाई भू राजस्व बहुत कम लगेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हो तो भू राजस्व अलग लगेगा। वही अगर इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हो रही है तो भू राजस्व अलग लगेगा। ठीक है ना, भू राजस्व अलग लगेगा। तो समझो इस चीज को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं,
कि डाइवर्सन से क्या मतलब है, कोई भी भूमि जो एक प्रकार के किसी पर्पस के लिए यूज होती थी उसको हम किसी दूसरे प्रकार के पर्पस के लिए परिवर्तित करना चाहते हैं, तो इस परिवर्तन को ही व्यपवर्तन या डाइवर्सन कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा कि डाइवर्सन क्या होता है। ये 22 वर्षा भी हो सकता है, जैसे कि मान के चलो इंडस्ट्रियल पर्पस की यूज हो रही थी, अब इसको चाहते हो आप एग्रीकल्चर पर्पस में डाइवर्सन करवाना, तो ये भी हो सकता है। ये करवाते क्यों है, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू लगता है ना वो डिफर करता है। ठीक है, अलग अलग होता है, इस पर्पज के लिए अलग लगता है, इसके लिए अलग लगता है। चलो अब बताइए इसका आंसर, मैं वेट कर रहा हूं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर धारा 72, राम अवतार जी ने ऑप्शन किया 72 तो है ही नहीं है, 172 है। 6A 59, आदित्य गोस्वामी जी ने जो आंसर दिया है 6A, और राम अवतार जी ने दिया है D, और हाँ राम अवतार जी धारा 172। चलो और आंसर इस पे काफी आंसर आएंगे तब मैं बताऊंगा। बताओ एप्लीकेशन वालों, आप लोगों के आंसर का ही वेट कर रहा हूं मैं, फटाफट से बताइए। एप्लीकेशन पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी फटाफट से आंसर बताएं इसका, बताइए। देखिए जो लोग 172 आंसर बता रहे हैं ना, मैंने आपको बोला था ना यही कंफ्यूजन होगा, ये पुरानी चीज है, पहले था 2018 से पहले डाइवर्सन यही था, 2018 से पहले डाइवर्सन यही था, लेकिन अब डाइवर्सन की जो प्रक्रिया थी उसको उठा के 59 में मर्ज कर दिया है। 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ ना, उससे डाइवर्सन की प्रक्रिया को उठा के 59 में मर्ज कर दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर अब है 59, धारा 59। इसीलिए मैंने लिखा था, मुझे पता था बहुत से लोग धारा 172 बताएंगे, क्योंकि डाइवर्सन पहले सिर्फ डाइवर्सन की हेडिंग से ही था 172 में, व्यपवर्तन। लेकिन अब डाइवर्सन उठा के 59 में मर्ज कर दिया और व्यपवर्तन जैसी हेडिंग नहीं मिलती है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन अंदर से पूछा जा सकता है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 59, सेक्शन 59। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। भू अधिकार पुस्तिका, भू अधिकार पुस्तिका के संबंध में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किए गए हैं, बताओ भाई। भू अधिकार पुस्तिका के बारे में प्रोविजन कहां किए गए, आंसर बताओ। धारा 114 में, धारा 111 में, धारा 114 का में, धारा 115 में। भू अधिकार पुस्तिका, फटाफट से आंसर करेंगे, बताओ। भू अधिकार पुस्तिका के बारे में कहां प्रोविजन किए गए हैं, आंसर बताएं। भू अधिकार पुस्तिका के बारे में प्रावधान कहां किए गए हैं। रीनू रावत जी का आंसर है 7 का ए, और लोग बाकी लोग आंसर करें। भू अधिकार पुस्तिका के बारे में प्रावधान कहां किए गए हैं, बताएं बताएं बताएं, बाकी लोग बताएं फटाफट से। अदिति गोस्वामी जी का आंसर है सी, और लोग बाकी लोग आंसर करें। बिल्कुल बिल्कुल अदिति जी, आपका आंसर मुझे मिल गया है, 7 का सी आप आंसर कर रहे हैं। दैट मे और मे नॉट बी, बताओ बाकी लोग फटाफट फटाफट फटाफट। संजू जी का आंसर आया है 7A। ठीक है, एप्लीकेशन वालों आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, बताएं। एप्लीकेशन वालों फटाफट आंसर करें, आई एम वेटिंग। तो भाई जिन लोगों ने भी आंसर ए बताया था, जिन लोगों ने आंसर बताया है कि धारा 7 का आंसर ए सही है, वो आंसर बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर है ये, द करेक्ट आंसर इज 114A, 114 का। ठीक है,
भू अधिकार पुस्तिका को परिभाषित किया गया है धारा 114 का में। कहां परिभाषित किया गया? धारा 114 का में। क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट, किसी पक्षकार द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन निम्न सीमांकन डिमार्केशन। कोई पक्षकार अपनी भूमि का सीमांकन कराना चाहता है, ठीक है, तो उसे आवेदन सीमांकन के लिए निम्नलिखित में से किसको दिया जाएगा? सीमांकन जानते हैं डिमार्केशन क्या होता है? अपने भाई अपना जो उसका एरिया है, भाई मेरा सर्वे नंबर कहां से कहां तक है, मेरी बाउंड्रीज बना दी जाए, बाउंड्री मार्क बना दिए जाए, ठीक है, पूरा सीमांकन होता है, जगह की एकदम नापा जाता है, फिर देखा जाता है कि भाई कौन सा एरिया मेरी जमीन जो है, मेरा एरिया कहां तक जाता है, फिर उस पर सर्वे मार्क फिक्स किए जाते हैं, ऐसा ना, सर्वे मार्क्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम किया जाना डिमार्केशन कह रहा है ना, अपनी अपनी सीमाएं निश्चित करना। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो बाउंड्रीज को फिक्स किया जाता है उससे, ठीक है, तो ये डिमार्केशन कहलाता है। तो क्वेश्चन ये है कि डिमार्केशन के लिए आपको आवेदन एप्लीकेशन कहां देनी पड़ेगी? कहां दोगे आप आवेदन? तहसीलदार के यहां दोगे, पटवारी के यहां दोगे, राजस्व निरीक्षक के यहां दोगे, या नगर सर्वेक्षक के यहां दोगे? बताओ। आप अपनी लैंड का सीमांकन कराना चाहते हैं, डिमार्केशन कराना चाहते हैं, ठीक है, क्या चाहते हैं आप? डिमार्केशन। तो बताओ भाई, इसके लिए आपको एप्लीकेशन किसके, कौन से अधिकारी के यहाँ, कौन सी अथॉरिटी के यहाँ देनी पड़ेगी? अरे यूट्यूब वालों, खामोश कैसे हो गए सबके सब? आंसर करो फटाफट। तहसीलदार को आवेदन दोगे, पटवारी को दोगे, राजस्व निरीक्षक को दोगे, या नगर सर्वेक्षक को दोगे? बताइए फटाफट से। अदिति जी, अदिति जी, रेनू जी, संजू जी, राम अवतार जी, बाकी इधर भारती जी, संतोष जी, आंसर करिए फटाफट, बताएं। राम अवतार जी का आंसर आया है ए, ठीक है। बाकी बरकिया पटेल जी, आपका भी आंसर आया है ए, वेरी गुड, वेरी गुड। और बताएं, और बताएं, आंसर करो आप तो, गलत ही तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? क्यों? वो कहावत है ना कि कुछ ना सही तजुर्बा तो होगा। हम्म। तहसीलदार, बरकिया पट तहसीलदार, राम अवतार जी तहसीलदार, भाई बाकी लोग, महादेव जी, भारती जी, संतोष जी, फटाफट। 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन कौन सा सही है आपके हिसाब से? डिमार्केशन की प्रक्रिया, डिमार्केशन सीमांकन की प्रक्रिया के आप जो है सीमांकन कराना चाहते हैं, उसके लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा तहसीलदार को, पटवारी को, राजस्व निरीक्षक को, या नगर सर्वेक्षक को। तो आकाश पुरोहित जी का आया है आंसर पटवारी, जो कि गलत है। अजय उइके जी का आंसर आया है ए, जो कि सही है। द करेक्ट आंसर इज तहसीलदार, ठीक है, दिमाग में बैठा लो। इतना डिस्कशन हो रहा है ना कि चीजें निकलेंगी नहीं भाई। सीमांकन कराना चाहते हो आप, जो अपनी बाउंड्रीज लाइन फिक्स कराना चाहते हो, तो उसके लिए सीमांकन, ये तो कॉमन प्रोसेस है। हम किसको आवेदन देंगे? तो हम तहसीलदार के यहां आवेदन देते हैं। क्लियर है? किसको आवेदन देंगे? तहसीलदार के यहां आवेदन देंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 133 के अनुसार, धारा 133 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति ग्राम की मान्यता प्राप्त सड़क या पथ से बाधा नहीं हटाता है, तो उस पर तहसीलदार द्वारा निम्नलिखित राशि की शास्ति अधिरोपित, भाई मान्यता प्राप्त सड़क है या पथ है, उस पर कोई बाधा कर देता है, तहसीलदार ने ऑर्डर किया और वो नहीं हटा रहा है, तब फिर तहसीलदार उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकता है, कुछ पेनल्टी इंपोज कर सकता है। उस पेनल्टी की राशि कितनी होगी, कितनी अमाउंट तक पेनल्टी इंपोज कर सकता है? ऑप्शन है 5,000, 10,000, 20,000, 15,000। 5,000 रुपए तक, 10,000 रुपए तक, 20,000 रुपए तक, 15,000 रुपए तक। ऑप्शंस आर ओपन, फटाफट आंसर करिए, बताइए।
धारा 133 के अनुसार किसी व्यक्ति ने 131 और हमने पढ़ते हैं ना 131 में कोई जो बात एक 31 हमने पढ़ा कोई जबरदस्ती कब्जा कर लेता है सरकारी सड़क पे तो उसको हटाना है तो तहसीलदार उसको हटाने का ऑर्डर देता है और उस पर कुछ पेनल्टी इंपोज करता है। वो पेनल्टी बतानी है भैया आपको कितनी है। 5,000 रुपए तक हो सकती है, 10,000 रुपए तक हो सकती है, 20,000 रुपए तक हो सकती है या 15,000 रुपए तक हो सकती है। फटाफट आंसर करिए, फास्ट 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 फास्ट। आदित्य गोस्वामी जी का आंसर आया है 9 का बी। इनके कहने का मतलब है कि 10,000 रुपए तक। बाकी लोग सहमत हैं कैसे? बरगिया पाटिल जी का आंसर आया है 5,000 रुपीज, यानी आंसर है ए। बाकी लोग ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन के थोड़े से भारतीय संतोष जी आप लोग कर तो रहे हो कमेंट। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है आप कमेंट करते हो, कोई बात, लेट आ रहा है कोई इशू नहीं है, आप तो आंसर करते रहो, ठीक है। बाकी लोग बताएं, और लोग। राम अवतार जी, कृष्णकांत जी, अजय उइके जी, आंसर करिए प्लीज। तो ज्यादातर लोगों का ऐसा कहना है कि ये राशि जो है, ये अमाउंट जो है 10,000 रुपए तक की हो सकती है, और ऐसे लोगों से मैं पूर्णतः सहमत हूं। द करेक्ट ऑप्शन इज 10,000। कौन बनेगा करोड़पति में? आप जीत चुके हैं 1 करोड़। चलो, भूराजस्व के भुगतान के लिए निम्नलिखित व्यक्ति उत्तरदायी होंगे। भूराजस्व के भुगतान के लिए, पेमेंट के लिए लायबल कौन होता है? भाई किसी भी लैंड पे भूराजस्व पेबल है तो लाइबिलिटी किसकी है उस भूराजस्व को पे करने की, ये बताना है। बहुत सिंपल सा है। भूमि स्वामी के खाते के मामले में भूमि स्वामी, ऐसा है क्या? ठीक है। किसी ऐसे खाते के मामले में जो राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि से मिलकर बनता, उसका पट्टेदार, ऐसा है क्या? या दोनों ही सही हैं? या फिर दोनों ही सही हैं? सर जी थोड़ा फास्ट लो, क्या क्या समझा नहीं, थोड़ा दोबारा से विस्तार में लिखिए। थोड़ा वर्किया जी क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा फास्ट करें ऐसा? थोड़ा फास्ट करें या फास्ट हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हो? दोबारा से कमेंट करो बरकिया पाटिल जी। और आंसर अदिति जी का आ गया है 10 का सी। रामावतार जी का आंसर आया है 10 का ए। भाई सीधी सी बात है, वेरी फ्रैंक, जिसने एलआरसी पढ़ा है वही इसका आंसर सही से दे पाएगा। ये तो तहसीलदार वाला डिमार्केशन वाला ऐसा है कि आप जनरल अपनी नॉलेज के आधार पे भी दे सकते हो, है ना, लेकिन यहां पे क्या है, क्या फास्ट करूं ये कहना चाह रहे हो? नहीं ठीक है, फास्ट ही है, इससे ज्यादा फास्ट पे क्या आप आंसर नहीं कर पाओगे। ऐसे तो मैं भी फटाक से सबके सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन फिर आप भी आंसर करो, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। बताओ। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये, दोनों ही लोग, है ना। अगर भूमि स्वामी के ऐसी भूमि है जिसपे भूमि स्वामी जो है होल्ड करता है वो, तो भूमि स्वामी लायबल है। अगर सरकारी पट्टेदार जो है, मतलब राज्य सरकार ने पट्टे पे दिए है तो सरकारी पट्टेदार हो गया, तो वो सरकारी पट्टेदार भी लायबल होता है, यानी कि अपने अपने केस में दोनों ही लायबल होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, जो कि आंसर किसी ने किया था अभी। किसने किया था? 10 का सी 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 सी, आदित्य जी ने आंसर दिया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उपरोक्त दोनों, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं, ठीक है, गुड। भूराजस्व के भुगतान में विलंब के लिए शास्ति का स्वरूप, शास्त्रीय स्वरूप ब्याज कितना होगा? ये हम 140 में पढ़ते हैं, धारा 140 में शास्ति। भाई आप जो है, आपकी लाइबिलिटी बन गई भूराजस्व के भुगतान के लिए, अब उसमें आप कर रहे हो विलंब, आप पे नहीं कर रहे हो टाइम से, तो कुछ पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। पेनल्टी पैसे पहले ऐसी होती थी 2018 के अमेंडमेंट से पहले कि जितनी अमाउंट है उसका 10%, जितना भूराजस्व आपका ड्यू है उसका 10%, ठीक है, क्या 10%। तो इसमें आपको क्या करना है? अब ये कहता है कि अब वो चेंज कर दी 2018, अब क्या है कि ब्याज, अब जो है ब्याज को बढ़ा दिया जाता है, मतलब पेनल्टी के तौर पे आप पे ब्याज लगा दिया जाता है, इंटरेस्ट लगा दिया है। 2018 से अमेंडमेंट हुआ है। अब बताओ भाई, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? प्रथम 12 माह के लिए 12% वार्षिक की दर से, फर्स्ट 12 मंथ के लिए 12% पर एनम, उसके बाद 15% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज लगेगा। उपरोक्त दोनों ऑप्शन ही सही हैं या उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है? बताइए।
हाँ जी, हाँ वो एक्चुअली थोड़ा स्लो इसलिए भी रखना पड़ता है आप आंसर कर पाओ, दूसरा ये एप्लीकेशन में थोड़ा सा यूट्यूब की अपेक्षा कमेंट थोड़े से लेट आते हैं तो इसीलिए उनका वेट करना पड़ता है। और अदिति जी का आंसर आ गया है सी, 11 का सी। राम अवतार जी का आंसर आया है बी। बाकी लोग, अजय उइके जी का आंसर आया है ए। और लोग, बाकी लोग आंसर करें, फटाफट 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 आंसर करें। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? सेक्शन 140 याद आ रहा होगा आपको, है ना, याद कर पा रहे होंगे। देखो जिनने रिवीजन किया है ना, पढ़ा है, उनको तो कोई इशू होगा ही नहीं आंसर करने में, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा आंसर करने में, ठीक है। पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम हैं तो सही पढ़ाने के लिए, ठीक है। और बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, आपको ही पता है, बहुत ही अफोर्डेबल ऑल ओवर इंडिया में इतने, ये तो है। और 20% इसमें आपको अभी डिस्काउंट मिल रहा है, तो मात्र 1600 रुपए में आपको ये ऑनलाइन बैच मिल रहा है। इससे सस्ता, इससे अफोर्डेबल कुछ हो ही नहीं सकता, सिविल जज का बैच वो भी, ठीक है। 12 और पढ़ाने का तरीका आप देख लो, कहीं कोई, आप यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको कहीं से कोई कमी नहीं लगेगी, ठीक है। गॉट इट? आगे बढ़े बाकी लोग, चलो भाई मेरा, आप जो लोग, जिन लोगों ने भी आंसर किया, अदिति जी वेरी गुड, आपने एलआरसी अच्छे से पढ़ा है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, आपका आंसर बहुत फास्ट आ रहा है और करेक्ट आ रहा है, दैट्स गुड, ठीक है। तो ये सही है। क्या होगा अगर आपने भूजाज का भुगतान नहीं किया है, तो पहले 12 महीने के लिए आप पे जो क्या लगेगा ब्याज, 12%, किस अमाउंट पे, जितना ड्यू है उस पे 12 महीने के लिए 12%, 12 महीने तक तो 12% लगेगा, उसके आगे भी अगर ड्यू रहता है तो फिर 15% लगेगा पर एनम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन ये अपने आप में सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, भू राजस्व की बकाया की वसूली के लिए बकायादार पर मांग की सूचना की तामील निम्नलिखित के द्वारा करवाई जाएगी, ठीक है। इसको डिमांड नोटिस बोलते हैं, ठीक है। बकाया की वसूली के लिए मांग की सूचना की तामील, ये मांग की सूचना, डिमांड नोटिस, सरल शब्दों में डिमांड नोटिस कौन भेजेगा? डिमांड नोटिस कौन भेजेगा? अगर भू राजस्व का बकाया अगर है, उसकी वसूली के लिए प्रक्रिया की जाती है, तो प्रक्रिया 147 में दी गई है, ठीक है, वसूली की 147 दी गई है, लेकिन उससे पहले आपको 146 में सामने वाले को एक नोटिस देना पड़ता है, डिमांड नोटिस, मांग की सूचना की तामील। वो किस प्रावधान के तहत दिया जाता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी, वो जो है कौन देता है, वो अथॉरिटी कौन है जो नोटिस भेजेगा उस व्यक्ति को जिसपे के बकाया है, कौन भेजेगा? बताओ फटाफट आंसर, बताइए 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 फटाफट, कौन भेजेगा? तहसीलदार भेजेगा? नायक नहीं है भाई, ये नायब है। क्या है? नायब तहसीलदार। ये तो वो वाला हो गया, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, वो नहीं है ये क्या है? नायब तहसीलदार है, ठीक है। तो बताओ, ये जो डिमांड नोटिस दिया जाएगा कौन देगा? तहसीलदार देगा, नायब तहसीलदार देगा, पटवारी देगा, या उपखंड अधिकारी देगा? फटाफट से आंसर करेंगे। संतोष जी 9 का बी, गुड गुड गुड। भारती जी वेरी गुड गुड, थोड़ा सा कमेंट लेट आ रहे हैं इसमें एप्लीकेशन पे, कोई बात नहीं। चलिए, अदिति जी का आंसर आ गया है 12A, 18, ठीक है, 12A आंसर आ गया है। रामावतार जी का आंसर है 11 का, नहीं अच्छा 12 का बताओ रामावतार जी, 11 तो हो गया, 12 का बताओ। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, उपखंड अधिकारी, फटाफट, ये कौन देगा? भू राजस्व की वसूली के लिए मांग की सूचना की तामील कौन करेगा? कौन देगा डिमांड नोटिस? बताइए। तो ये देगा तहसीलदार, बिल्कुल सही है अदिति जी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट, ठीक है। सही ऑप्शन है तहसीलदार। एक्चुअली पहले क्या है, 2018 से अमेंडमेंट से पहले ये ऑप्शन हुआ करता तहसीलदार या नायब तहसीलदार, ये हुआ करता था। अब नायब तहसीलदार हटा दिया, अब यहाँ पे सिर्फ तहसीलदार रह गया 2018 के अमेंडमेंट से, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं, जो अभी अभी जुड़े हैं उनको और बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ सिविल जज के मेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली प्रीलिम्स हो गया है तो मेंस एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो वहां पे जजमेंट राइटिंग आती है, वहां का सिर्फ एक पेपर होता है, जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन आता है। तो जजमेंट राइटिंग के लिए वहां के मेंस के लिए हम एक जल्दी ही एक बैच शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल फीस रहेगी, और ये टारगेट बैच रहेगा, ऑफलाइन बैच रहेगा, बहुत ही अफोर्डेबल फीस रहेगी।
तो ये अगर आप या आपका कोई भी करीबी अगर ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही इसकी डेट अनाउंस होने वाली है, तो आप लोग इसके बारे में इंक्वायरी पूरी हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है सत्यादि का, वहां पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भू राजस्व की बकाया की वसूली के लिए कार्रवाई में निम्नलिखित की कुर्की तथा विक्रय नहीं किया जाएगा। भाई 147 से क्वेश्चन है, सीधा सीधा 147 से क्वेश्चन है कि भू राजस्व की बकाया की वसूली की प्रक्रिया, इससे जो पहला क्वेश्चन था उससे रिलेट करो। जब स्टार्ट हो गई भाई 146 में हमने दे दिया, तहसीलदार ने नोटिस नहीं दिया, अब 147 में प्रक्रिया चालू कर देंगे वसूली की। तो उस प्रक्रिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं, जिन्हें छूट दी गई है कि वहां पे क्या होगा, उसकी कुर्की और विक्रय नहीं किया जाएगा। जैसे आप सेक्शन 60 पढ़ते हो ना सीपीसी, वहां पे भी एक लिस्ट दी गई है, सीपीसी की धारा 60 में भी लिस्ट दी गई है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सेल नहीं की जा सकती, अटैच नहीं की जा सकती। तो भाई बताओ फटाफट। बकायादार उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र, शिल्पियों के औजार, वे वस्तुएं जो केवल धार्मिक विन्यासों के लिए पृथक रख दी गई हैं, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर फटाफट 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 फटाफट। अदिति गोस्वामी जी का आंसर आ गया डी। अदिति गोस्वामी जी का आंसर आया है डी। बताइए बाकी लोग, क्या ये है या उपरोक्त सभी हैं? ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कुर्क और विक्रय नहीं हो सकती वसूली की प्रक्रिया में। फटाफट से आंसर करिए। सौरभ जी का आंसर आया है 13 का डी, और ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। ये लिस्ट दी गई है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि क्या क्या नहीं हो सकती, कुर्क और विक्रय नहीं हो सकती वसूली की प्रक्रिया। गुड, नेक्स्ट। उपखंड अधिकारी भू राजस्व के भुगतान में चूक करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा सकेगा और उसे 15 दिन से अनधिक कालावधि के लिए सिविल कारागार में 15 से अनधिक सिविल कारागार निरुद्ध करा सकेगा। कब? अधिकार किसको है? उपखंड अधिकारी को। कब? यदि बकाया राशि 50 लाख रुपए या उससे अधिक हो, यदि बकाया राशि 10 लाख रुपए या उससे अधिक हो, यदि बकाया राशि 20 लाख रुपए या उससे अधिक हो, या ऊपर में इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सर मैं आपकी ही ऑनलाइन की ही स्टूडेंट। अच्छा ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, आप एप्लीकेशन पे हो। ओके, तो शायद आप लाइव क्लास नहीं लेते हो अदिति जी, इसलिए आप जो है फास्ट आंसर कर पा रहे हो। आप शायद लाइव क्लास नहीं लेते हो अदिति, है ना, इसीलिए मैंने आपको देखा नहीं है। आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस, अच्छा इसीलिए आप फास्ट आंसर कर पा रहे हो। वेरी गुड, देख लो भाई बाकी लोग। अदिति गोस्वामी जी ने हमारा एप्लीकेशन पे साथ साथ हमारे पढ़ रहे हैं, तो कितना फास्ट आंसर कर पा रहे हैं, इनको बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी कर पाओगे, आप लोग चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। चलो फटाफट से आंसर करेंगे। यदि बकाया कब कब भेजेगा उपखंड अधिकारी जेल में, सिविल कारागार में? अगर जो जो भू राजस्व की बकाया 50 लाख रुपए से ज्यादा है तब, 10 लाख से ज्यादा है तब, 20 से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट आंसर करेंगे। गुड 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 गुड, फटाफट बताएं बताएं, कौन सा ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। अदिति जी का आंसर आ गया फास्ट, बिल्कुल सही है। 50 लाख रुपए से ज्यादा की राशि यदि बकाया है तो तहसीलदार को स्पेशल पावर दी गई है कि वो क्या कर सकता है, वो उसको निरुद्ध, उसको गिरफ्तार करवा सकता है और उसको कम 15 दिन से यानी मैक्सिमम 15 दिन के लिए सिविल कारागार में, सिविल प्रिजन में, सिविल जेल में भेज सकता है। क्या समझे? आया समझ? क्लियर? 50 लाख रुपए से अगर ज्यादा की अमाउंट ड्यू है तो। एग्री? आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट। भूमि स्वामी की परिभाषा किस धारा में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। भूमि स्वामी की परिभाषा कहां दी गई है, किस धारा में दी गई है भूमि स्वामी की परिभाषा? बताइए। धारा 157 में, 158 में, 59 में, 60 में भूमि स्वामी की परिभाषा कहां दी गई है? बताएं। भूमि स्वामी की परिभाषा कहां दी गई है? धारा 157 में, धारा 158 में, धारा 159 में, या 160 में भूमि स्वामी की परिभाषा? सौरभ जी का आंसर ए आया है, बाकी लोग आंसर करें। अदिति जी आंसर करें, बाकी लोग। संतोष जी, भारती जी, महादेव जी,
फटाफट आंसर करें। चलो, इसका करेक्ट आंसर है धारा 158। क्या है? धारा 158। ठीक है, 158 भूमि स्वामी की परिभाषा दी गई है। ठीक है, सीधा सेक्शन से क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं है। धारा 161 के अनुसार भू राजस्व में कमी कौन कर सकता है? ये अच्छा आंसर है। मैंने आपको बताया थे दो हैं, 144 और एक, दोनों ही मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हैं। 144 में एक जगह राज्य सरकार को पावर है, एक जगह पर पावर जो है किसको है? कलेक्टर को। तो यहाँ किसको है बता, ये मैंने अलग से बताया था, आपको याद हो तो बताओ। धारा 161 के अनुसार भू राजस्व में कमी कौन कर सकता है? कलेक्टर, राज्य सरकार, उपखंड अधिकारी या आयुक्त? बताओ, बोलो, कौन कर सकता है? अदिति जी ने 15 का बी। अदिति जी इस बार लेट कैसे हो गया आपका आंसर? हाँ सही है। चलो 16 का बताओ जरा, 16 का आंसर बताओ। धारा 161 में भू राजस्व में कमी की जाती है, 154 दो जगह होती है भू राजस्व में कमी। ठीक है, तो कौन सी जगह कौन करता है ये बताना है आपको। तो भाई यहाँ पे है कलेक्टर। ठीक है, वो 144 में राज्य सरकार। ठीक है, क्लियर? क्लियर। धारा 161 के अनुसार भू राजस्व में कमी कौन कर सकता है? कलेक्टर कर सकता है। 144 में कौन करेगा? राज्य सरकार। वेरी गुड अदिति जी, वेरी गुड, टू गुड। नेक्स्ट, भूमि स्वामी द्वारा किसी भूमि का कोई बंधक तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि उसके पास कोई बंधक तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि उसके पास, ये देखो ये क्वेश्चन कहां से बना है, ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कहां से बना है, आपने पढ़ा है तो आप समझ पा रहे होंगे। 165 से बना है, धारा 165 से बना है। क्या कहता है कि भूमि स्वामी द्वारा किसी भूमि का कोई बंधक, मॉर्गेज, तब तक विधिमान्य नहीं होगा, लीगल नहीं होगा, लॉफुल नहीं होगा जब तक कि उसके पास कम से कम 5 एकड़ सिंचित भूमि या कम से कम 10 एकड़ सिंचित भूमि ना बच जाए, या फिर दोनों ऑप्शन सही हैं या दोनों ही गलत हैं। बताओ आंसर फटाफट। 17 का बताएं, आंसर करिए फटाफट। बताएं 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 फटाफट। अदिति जी व्हाट हैपन? 17 का ए बताइए, सही है क्या ये दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि आंसर होगा ये। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अपना बंधक धारा 165 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना बंधक कराना चाहता है तो अपनी भूमि बंधक पर दे सकता है, बशर्ते कम से कम उसके पास 5 एकड़ सिंचित, अगर सिंचित भूमि है तो, और असिंचित है तो कम से कम 10 एकड़ उसको अपने पास बचानी पड़ेगी। उसके ऊपर जितनी भूमि है, उसके ऊपर जितनी लैंड है, उसको वो क्या कर सकता है? उसको बंधक कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है। क्लियर है? तो चलो भाई, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया उपरोक्त दोनों। कहते ना ये भी सही है ये भी सही, तो फिर उपरोक्त दोनों, और एक भी सही नहीं होता तो डी होता भाई। क्लियर है? नो डाउट। चलो, धारा 165 की बात हमने अभी अभी की थी, तो फिर से धारा 165 हमारे सामने आ गई। वो कहती है कि धारा 165 उपधारा 6 के अधीन किसी जनजाति को किसी क्षेत्र के लिए आदिम जनजाति, एबोरिजिनल ट्राइब, आदिम जनजाति घोषित कौन करता है? बताओ, आदिम जनजाति घोषित किसी धारा 165 उपधारा 6 के अधीन किसी जनजाति को आदिम जनजाति घोषित किसके द्वारा किया जाता है? बताइए आंसर। राज्य सरकार, कलेक्टर, उपरोक्त दोनों, कौन करता है? फटाफट से कमेंट करो, फास्ट 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 फास्ट। अब थोड़े से क्वेश्चन बने हैं तो थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी है ना, फिर थोड़ा सा टाइम कम है इसीलिए मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है। बताएं। गुड मॉर्निंग साक्षी जी, गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट फटाफट, हाँ बताओ भाई। धारा 165 उपधारा 6 के दिन जनजाति क्षेत्र के लिए आदिम जनजाति घोषित कौन करता है? किसी जनजाति को आदिम जनजाति, एबोरिजिनल ट्राइब कौन घोषित करता है? फटाफट आंसर करो। ये राज्य सरकार करती है, कलेक्टर करता है, उपरोक्त दोनों कर सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं करता है? दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। आंसर करिए फटाफट, बताएं।
अदिति जी का आंसर आ गया है 18A, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, धारा 165 आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ेंगे आप। 165 की उपधारा 6 में है ना, राज्य सरकार घोषित करती है जनजाति को कि वादिम जनजाति होगी, फिर उसके लिए विशेष प्रावधान 6A B C D E F तक में प्रावधान दिए गए हैं, विशेष प्रावधान। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, राज्य सरकार। नेक्स्ट, किसी न्यायालय की डिक्री के अधीन किसी भूमि स्वामी की कोई भूमि किसी ऐसे भूमि स्वामी को अंतरित नहीं की जाएगी। ये क्लॉज याद आ रहा है आपको 165 का 5 क्या कहता है कि कोर्ट की किसी डिक्री के अधीन किसी भूमि स्वामी की कोई भूमि ऐसे भूमि स्वामी को अंतरित नहीं की जाएगी। कैसे भूमि स्वामी को अंतरित नहीं की जाएगी? यदि वह ऐसे अंतरण से 10 एकड़ भूमि से अधिक का अधिकारी हो जाएगा, यदि वह ऐसे अंतरण से 20 एकड़ से अधिक का अधिकारी हो जाएगा, यदि वह ऐसे अंतरण से 25 एकड़ भूमि से अधिक का अधिकारी होगा, यदि वह इस प्रकार विहित अधिकतम सीमा से अधिक का अधिकारी। इसका आंसर जिसने कर दिया, इसका आंसर जिसने करेक्ट कर दिया, मान लूंगा मैं कि वो कोई आंसर वो कोई भी आंसर गलत कर ही नहीं सकता। किसमें? एलआरसी की बात करूं या कहीं भी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस बंदे की ये समझ में आएगा। सिर्फ पढ़ता है, सिर्फ रटता है कि कॉन्सेप्ट भी समझता है, ये समझ में आएगा। तो ये आंसर फटाफट से कर दो, उसको मैं ब्रिलियंट मान लूंगा। फटाफट से जी, फटाफट से आंसर करिए इसका। जो भी इसका आंसर कर देगा मैं मान लूंगा उसका आंसर गलत फिर हो ही नहीं सकता एलआरसी में। बताओ, और ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, ये बता दो। मैं खुद से मैंने तैयार किया, कहीं भी सर्च कर लेना आपको, ऑनलाइन किसी बुक में ऐसे नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद से बेरेक से खुद से बनवाए क्वेश्चन। बताओ, और ये सारे वही क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। अदिति जी, अदिति गोस्वामी जी, आंसर करिए। नहीं पढ़ा सर जी, मैं हूँ महते स्टूडेंट, बाबा की क्लास लेता हूँ हिंदी के। बाबा के कौन से क्लास के? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। 19 का सी है, किसने ऑप्शन दिया है? अदिति जी, एक बार अपने आंसर पे पुनर्विचार करें। मुझे उम्मीद थी कि आप ये आंसर करोगे, बट ये आंसर करेक्ट नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था इसका आंसर दिमाग से करना, सोच समझ के करना। बताइए, बताएं 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 बताएं। चलो इसका बता देता हूं मैं। करेक्ट, मैंने ये समझ गया थी। आपने 25 एकड़ इसलिए बोला क्योंकि मैंने एग्जाम पढ़ाते समय एग्जाम्पल के तौर पे बोला था कि मान लो कि 25 एकड़ है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना, करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर जो विहित सीमा है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बताई नहीं उन्होंने लिखा है जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे अधिक का अगर अधिकारी हो जाएगा, तब वो व्यक्ति, तब ये माना जाएगा, तब ऐसे किसी व्यक्ति को ये भूमि लैंड नहीं, जो लैंड है वो सेल नहीं की। अच्छा, शेखावत सर क्लास लेने, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो वो अधिकतम सीमा से अधिक उसके पास भूमि हो जाएगी, तो ऐसे किसी व्यक्ति को भूमि स्वामी, ऐसे भूमि स्वामी को अंतित नहीं की जाएगी कोई भूमि। कब? किस न्यायालय की किसी डिक्री के दिन, जब हम सेल करते हैं, ऑक्शन जब करवाते हैं ना, तो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बेचेंगे। जैसे मान के चलो भाई, न्यायालय ने जो मतलब राज्य सरकार ने एक सीमा फिक्स कर रखी है, भाई कोई व्यक्ति 25, एक फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था, इसीलिए शायद आपने आंसर 25 कर दिया कि भाई 25 एकड़ से ज्यादा नहीं रखेगा। तो कहता है 25 एकड़ फिक्स है, तो 25 एकड़ से ऊपर ऐसे व्यक्ति को आप लैंड सेल नहीं कर सकते जिसके पास भूमि 25 एकड़ से ज्यादा हो जाए। मान के चलो 25 पहले से थी, 10 आपने और कर दी, तो कितनी हो जाएगी उसको? उसके पास तो 35 एकड़ हो गई ना, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते, ध्यान से पढ़ते तो आप सही आंसर कर पाते, है ना, पर कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 144 के अनुसार फसलों के मारे जाने पर भूरैस की माफी या उसका, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। मैंने अभी आपको बोला था 161 और 144, इन दो में अलग अलग अथॉरिटी थी। तो जब मैंने बताया एक जगह राज्य सरकार थी, दूसरी जगह कौन था? कलेक्टर। तो 161 में हम राज्य सरकार देख चुके थे, तो 144 में कौन हो जाएगा? कलेक्टर। सिंपल, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे डाले थे। तो धारा 144 के अनुसार जब फसलें खराब हो जाती हैं तो भूरिया से माफी की जाती है। तो ये राइट किसको है? ये राइट है कलेक्टर को। धारा 144 में किसको है राइट? कलेक्टर को। ठीक है,
गॉट इट। चलो नेक्स्ट है, ये हमारे कोर्सेज पे कुछ 50% ऑफ चल रहा है, ये आप डेट नोट कर लो, 18 से 24 अक्टूबर है ना, 18 to 24 अक्टूबर। ये सारे जो आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, दिल्ली पुलिस, इन सब पे 50% ऑफ चल रहा है। इन दिनों के बीच में यदि आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो आपको जितनी भी उसकी फिक्स जो अमाउंट है उसकी 50% पे आपको ये अवेल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन कब शोध, मध्य प्रदेश भू राजस्व के अधीन कब शोध हो जाएगा? इसमें एक वर्ड छूट गया, भू राजस्व कब शोध हो जाएगा, ये क्या है क्वेश्चन, क्या है ये, भू राजस्व किस दिन शोध हो जाता है? तो ये डेट बतानी है, बताओ फटाफट से। 1 अप्रैल होती है डेट, 1 मार्च, 1 जून या 1 जुलाई? इसका आंसर करना है फटाफट, बताओ भू राजस्व किस दिन शोध हो जाता है? बताओ। 20 का ए, हाँ अदिति जी ठीक है, अभी 21 का बताओ। ऐसा क्या, देख लेता हूं मैं। ना, क्यों, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? ओ सॉरी सॉरी, बिल्कुल 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 सॉरी अदिति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाइस वर्सा, सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही बोला आपने, हाँ वाइस वर्सा हो गया था, ठीक है वाइस वर्सा हो गया था ना, वहाँ वहाँ पे कलेक्टर और ये हो गया, वाइस वर्सा हो गया था, ठीक है। थैंक यू अदिति जी करेक्ट करने के लिए मुझे, थैंक यू सो मच। चलो, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के दिन कब शोध हो जाएगा? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल। कब हो जाएगा शोध, ये 1 अप्रैल को शोध हो जाएगा, ठीक है। 21 का, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू अदिति जी, आपने वो जो करेक्ट किया है ना, ठीक है वो, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये इसका आंसर यही है। नेक्स्ट है, बकाया तथा बकायेदार की परिभाषाएं किस धारा में दी गई हैं? 141। इसका आंसर कर दो फटाफट से अदिति जी। ये जो दो वर्ड है ना, बकाया और बकायादार, इन दोनों की डेफिनेशन इसमें से किस सेक्शन में दी गई? 140 में, 141 में, 142 में और या 144 में? इसका आंसर बताओ 22 फटाफट। 141 ठीक है, सॉरी, वो आंसर करेक्ट कर लीजिएगा आप, है ना, 144 वाला, ठीक है। राज्य सरकार है 144 में, उधर कलेक्टर है, ठीक है, वो वाइस वर्सा हो गया था। चलो 131 आपने पढ़ा होगा कि क्या बात करता है, अधिकार अर्जन की बात करता है, एक्विजिशन की बात करता है। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 135 के अंतर्गत भूमि अर्जित करने का अधिकार किसे दिया गया? ये जो राइट है, जो मैंडेटरी एक्विजिशन जो होता है, अधिकार अर्जन होता है धारा 135 में, वो कौन करता है, वो राइट किसको है बताइए? कलेक्टर को है, उपखंड अधिकारी को है, राजस्व अधिकारी को है, राजस्व निरीक्षक को, ये राइट किसको है बताओ जरा। 23 का आंसर, तो ये राइट है आपका कलेक्टर को, ठीक है अदिति जी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की किस धारा के अंतर्गत सीमांकन की प्रक्रिया उपबंधित की गई है बताइए? डिमार्केशन की प्रोसेस इनमें से किस सेक्शन में दी गई है? डिमार्केशन की प्रोसेस 23 ए बिल्कुल सही है। 24, डिमार्केशन की प्रोसेस कहां दी गई है? बिल्कुल सही है जी। धारा 124 में, 126 में, 127 में या 129 में डिमार्केशन की प्रोसेस कहां दी गई है बताएं? सीमांकन की प्रक्रिया, तो ये आपकी दी गई है धारा 129 में। कहां दी गई है? धारा 129 में, ठीक है। नहीं 124 में नहीं है, 129 में है प्रोसीजर, ठीक है 129 में, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये डिमार्केशन वाला क्वेश्चन प्रक्रिया दी गई ना, ये मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की किस धारा के अंतर्गत
मुझे पूरा संहिता की धारा 128 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण सीमा चिन्ह या सर्वेक्षण चिन्ह की मरम्मत कराने हेतु भूमि स्वामी को लिखित सूचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाएगी? बताओ। किसी भूमि स्वामी के जो सीमा चिन्ह है वो क्या है, खराब हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए, उसको मरम्मत करानी है, तो मरम्मत कराने के लिए एक लिखित सूचना दी जाती है उसको कि भाई आप जो है समय रहते उसको सही करवा लो। तो ये सूचना कौन देगा? 25 का आंसर बताओ। त्रुटिपूर्ण सीमा चिन्हों को सही करवाना, इसका आंसर कौन देगा? पटवारी, नगर सर्वेक्षक, या दोनों ही सही हैं या दोनों गलत हैं? ठीक है, बस थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ा दी है कि 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है ये कंप्लीट करा देता हूँ, टाइम हो गया है लेकिन फिर भी मैंने कहा ये कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करिए आप। बताइए। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, पटवारी या नगर सर्वेक्षक दोनों को ही अधिकारता है कि क्या कर सकते। बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, 25 का सी बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों ही दे सकते हैं। अगला है ग्रामों, सेक्टरों, सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लॉक संख्यांकों तथा भूखंड संख्यांकों के बारे में विवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनिश्चित किया जाएगा? ये बताओ। ग्रामों, सेक्टरों, सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लॉक संख्यांकों, भूखंड संख्याओं के बारे में अगर कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो उसको सॉल्व कौन करता है, उसको विनिश्चित कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा? तहसीलदार, कलेक्टर, राज्य सरकार या उपखंड अधिकारी? बताओ फटाफट से। इन बारे में इन इन चीजों, ग्रामों, सेक्टरों, सर्वेक्षण, ब्लॉक संख्यांकों तथा भूखंड संख्यांकों के बारे में अगर कोई विवाद आता है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा? तहसीलदार करेगा, कलेक्टर करेगा, राज्य सरकार करेगी या उपखंड अधिकारी करेगा? बताओ फटाफट से आंसर करो। वेरी गुड, 26 का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति तहसीलदार द्वारा पुष्ट की गई सीमांकन रिपोर्ट से व्यथित है तो वह उसे अपास कराने तो निम्नलिखित में से किसे आवेदन करेगा? ये 129 की प्रक्रिया अगर आपने पढ़ी होगी डिमार्केशन, तो आपको याद आ रहा होगा। तहसीलदार करवाता है, एक दल नियुक्त करता है, उससे अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो क्या करता है, वो जो है उसकी शिकायत कर, सीमांकन रिपोर्ट जो पुष्ट कर दी है तहसीलदार ने, उसकी शिकायत किससे कर सकता है? उसे अपास कराने तो निम्नलिखित में से किससे आवेदन कर सकता है वो व्यक्ति? तहसीलदार ने सीमांकन रिपोर्ट पुष्ट कर दी, कंफर्म कर दी, ठीक है, उसको जो है, कोई बात नहीं गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आपने पढ़ा नहीं है ना इसलिए गलत हो रहे हैं, पढ़ोगे तो सही होंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बताओ जरा, इसका बताओ, सीमांकन रिपोर्ट से कोई व्यथित है तो उसे अपास्त कराने के लिए निम्नलिखित में से किसे आवेदन दे सकता है वो? कलेक्टर को, उपखंड अधिकारी को, आयुक्त को, उपरोक्त में से कोई नहीं? फटाफट 27 का, 27 का बताओ। 27 का बी, ठीक है, 27 का बी, उपखंड अधिकारी को चाहे तो आवेदन दे सकता है, फिर उपखंड अधिकारी एक बार फिर से दूसरा एक दल जो है प्रतिनियुक्त कर देता है, फिर वो फिर से उसका डिमार्केशन करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश बुराई संहिता की धारा 135 के अंतर्गत अर्जित की गई भूमि के संबंध देय प्रतिकर कितना होता है? बताओ, धारा 135 के अंतर्गत अर्जित की गई भूमि के संबंध देय प्रतिकर कितना होता है, कंपनसेशन कितना होता है? बताओ। 27 का भी बिल्कुल सही है आपका। चलो इसका बताओ, बुराइसो का 15 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, बुराइसो का कितना गुना होता है? बताओ फटाफट इसका आंसर। मध्य प्रदेश बुराई संहिता 135 में हम क्या करते हैं, भूमि अर्जित करते हैं, गांव की सड़क वगैरह के लिए अर्जित करते हैं, तो वो जो अर्जित करते हैं भूमि, वो कितने गुना, जो उसके लिए प्रतिकर दिया जाता है वो बुराइसो का कितना गुना होता है? बताओ कब होता है? बताएं 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 फटाफट। तो इसका करेक्ट आंसर है बुराइसो का 15 गुना। क्लियर? क्या है करेक्ट आंसर? हाँ बिल्कुल, भारतीय जी स्टेट गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो थोड़ा सा 22 एसटी में जल्दबाजी में हो गया था वो, एक बिल्कुल सही है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पे कलेक्टर है, बिल्कुल सही है। 144 में
स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, और वहां पे जो है कलेक्टर है। ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो अदिति गोस्वामी जी ने तुरंत पिक कर लिया था, दैट्स वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चीजें आपको पिक करना आना चाहिए उसी समय। चलो 28 का ए आंसर जो है पूरा इसका 15 गुना है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। चलो, क्रेता का हक सिर्फ सेक्शन बताना है। ये जो हेडिंग है ये कहां दी गई है? धारा 153 में, 152, 155, 156 में कहां दी गई है बताओ। हाँ, पहले 10 गुना नहीं, पहले 10 गुना नहीं था, अब 15 गुना ही एलआरसी 15 गुना, काफी समय, बहुत पहले हुआ करता होगा, लेकिन काफी समय से 15 गुना ही है। तो इसका सीधा सा आंसर है 153 में। ठीक है, क्रेता का हक उपबंधित किया गया है, कहां उपबंधित किया गया है? ये उपबंधित किया गया है कहां पे? धारा 153 में, सीधा सीधा आपको मिल जाएगा ये। सही है क्या ये आंसर? बताओ भाई, 153। चलो, थोड़ी सी लास्ट में मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ी, समय अभाव है इसलिए ना, 9 से 10 की क्लास थी, ये थोड़ा सा टाइम लेट हो गया है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, ये मैंने कहा 30 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले थे, तो एक बार भले ही लास्ट वाले स्पीड में हो गए हैं, लेकिन आप वीडियो बाद में देख लोगे तो आपको चीजें एटलीस्ट आपको क्वेश्चन तो मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, है ना, जो आप बाद में दिमाग लगा सकते हो उस पर। ठीक है, और डिटेल उस पर करना आप उस पर। धारा 134 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा धारा 131 या 133 के अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से निम्नलिखित राशि का बंधपत्र निष्पादित कराया जा सकेगा, बताओ। धारा 134 में ऐसे प्रोविजन किए गए, तहसीलदार को पावर दी गई है कि धारा 131 और 133 के अधीन जिस व्यक्ति को हमने ऑर्डर दिया था, रास्ते की सड़क पे कब्जा कर लेता है, उस सब व्यक्तियों को ऑर्डर दिया था, ठीक है, तो उससे कुछ जो है बंधपत्र बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। कितनी अमाउंट का होगा वो? 500 रुपए तक का हो सकता है बॉन्ड, ठीक है, 5,000 रुपए तक का हो सकता है बॉन्ड, 1,000 रुपए तक का हो सकता है, या 2,000 रुपए। तो इसका आंसर कर दो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका आंसर फटाफट से कर दो आप, बताओ। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, फटाफट से आंसर कर दो। 500 रुपए तक का, 5,000 रुपए तक का, 1,000 रुपए तक का, या 2,000 रुपए तक का? अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों की तैयारी अलग ही समझ में आ रही है कि बहुत अच्छी तैयारी है, जैसे अदिति गोस्वामी जी, आपकी तैयारी बहुत बहुत ही अलग ही क्लियर समझ में आ रहा है कि आपने बहुत चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी हैं, और आपने जो साथ में जो क्लास चल रही है उसको अच्छे से आप मतलब रिवाइज कर रहे हो। आंसर आप इतना फास्ट कर पा रहे, मीन्स रिवाइज कर पा रहे हो, है ना। चलिए, ये बिल्कुल आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो बाकी आप जो है ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का ये बैच मैंने आपको बताया, ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जब भी आप चाहें। और इसकी जो है कमिंग सून, मतलब इसकी डेट अभी अनाउंस करने वाले, 1-2 दिनों डेट अनाउंस हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ की जजमेंट राइटिंग इसमें आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। 80 नंबर के आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।